क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है? बस एक स्विच का बटन दबाने भर से हमारी जानी पहचानी दुनिया पलक झपकते ही गायब हो सकती है। आज हम एक भयानक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विचार प्रयोग करेंगे। क्या होगा अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए? 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए भी नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने के लिए। हम 20 ऐसे चौंकाने वाले चरणों से गुजरेंगे जो दिखाएंगे कि कैसे हमारी दुनिया मामूली उलझन से लेकर पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएगी। और मेरा यकीन मानिए, यह किसी भी आपदा फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप इसका सामना कर पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए कि नेट के बिना आपका कौन सा दिन आखिरी साबित होगा। तो चलिए, अब हम अंधकार के सफर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम दिनों की गिनती शुरू करें, आइए एक पल के लिए इस बात की गंभीरता को समझें। इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया और बिल्ली के मजेदार वीडियो तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे ग्रह की एक अदृश्य तंत्रिका तंत्र है। हर घंटे इसके जरिए खरबों डॉलर का लेन देन होता है। यह बिजली घरों, जल आपूर्ति और ट्रैफिक लाइट्स को नियंत्रित करती है। फैक्ट्रियों से जहां आपका फोन बनता है, उन दुकानों तक जहां आप अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, सभी वैश्विक सप्लाई चेन इसी पर निर्भर करती हैं। जीपीएस, संचार, चिकित्सा, सरकारी कामकाज, ये सब कुछ इस वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा है। तो जब हम कहते हैं कि इंटरनेट बंद हो गया, इसका मतलब है कि यह तंत्र का तंत्र काम करना बंद कर देगा, पूरी तरह से, दुनिया भर में। तो घड़ियां अपनी गिनती शुरू करती है। पहला दिन, पहला चरण शुरू होता है। वैश्विक असमंजस। पहले दिन की सुबह आप जागते हैं, फोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वाईफाई काम नहीं कर रहा, मोबाइल इंटरनेट भी ठप है। आप सोचते हैं कि यह आपके सर्विस प्रोवाइडर की बस एक छोटी सी तकनीकी खराबी है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और वहां पड़ोसी भी हैरान परेशान अपने स्मार्टफोन में झांक रहे हैं। फोन बज नहीं रहे हैं, मैसेंजर पर कोई हलचल नहीं। शहर एक अजीब अपरिचित खामोशी में डूब जाता है। कोई नोटिफिकेशन की आवाज नहीं। लोग सड़कों पर निकलते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मोबाइल ऑपरेटरों और इंटरनेट प्रोवाइडरों के दफ्तरों में भीड़ जमा होने लगती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। अभी तक घबराहट नहीं है, बस असमंजस और चिड़चिड़ाहट है। ज्यादातर लोगों को यकीन है कि कुछ ही घंटों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे अभी नहीं जानते कि यह तो बस शुरुआत है। दूसरे दिन की बात करें तो यह है वित्तीय पंगुता। आप दुकान जाते हैं, पूरी टोकरी भरकर सामान लेते हैं, लेकिन कैश काउंटर पर आपका कार्ड काम नहीं करता। टर्मिनल बैंक से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा है। आप एटीएम से नकद निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी काम नहीं करता। इसी क्षण लोगों को समझ आता है, खातों में जमा सारा पैसा अब एक बेकार स्क्रीन पर सिर्फ अंक बनकर रह गया है। त्वरित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से ठप पड़ गई है। शेयर बाजार खुल ही नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक गया है। कंपनियां कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही हैं। पूरी अर्थव्यवस्था थम सी गई है। जिनके पास घर पर नकद पैसे की बचत थी, वे अचानक दुनिया के राजा बन गए। बाकी सभी के लिए वस्तु विनिमय का युग शुरू हो गया। तीसरे दिन सूचना का अभाव पूरी तरह से महसूस होने लगा है। टेलीविजन और रेडियो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत सीमित हो गई है। पत्रकार दूसरे शहरों और देशों से जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज़ फीड खाली पड़ी है। चैनल सिर्फ स्थानीय खबरें ही प्रसारित कर पा रहे हैं, जो रिपोर्टरों ने पैदल चलकर घटनास्थल तक पहुंचकर जुटाई है। इस खालीपन में अफवाहें जन्म ले रही हैं, एक से बढ़कर एक डरावनी अफवाहें। कोई सौर ज्वाला की बात कर रहा है, कोई साइबर हमले की आशंका जता रहा है, और कोई तो युद्ध के छिड़ने की बातें कर रहा है। दहशत धीरे धीरे लेकिन यकीनन शहरों में फैलने लगी है, मुंह जुबानी एक से दूसरे तक पहुंचती हुई। लोग पुराने रेडियो सेटों के पास झुंड बनाकर खड़े हैं, किसी भी संकेत, किसी भी सच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच कहीं नहीं है।
केवल अटकलें और डर का माहौल है। चौथे दिन पूरा परिवहन तंत्र पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्या आपको लगता था कि ट्रैफिक जाम बुरा था? अब आप उन्हें वापस देखने के लिए तरसेंगे। सभी आधुनिक लॉजिस्टिक्स प्रणालियां ध्वस्त हो जाती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उड़ानों का समन्वय नहीं कर पाते, न ही मौसम का डेटा प्राप्त कर पाते हैं। दुनिया भर में हजारों विमान जमीन पर ही खड़े रह जाते हैं। रेलवे भी रुक जाते हैं, क्योंकि स्विच और सिग्नल का नियंत्रण स्वचालित था। बंदरगाह ठप हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल प्रणालियों के बिना कंटेनरों को ट्रैक करना और उतारना असंभव है। बड़े शहरों में सामान्य ट्रैफिक लाइटें भी काम करना बंद कर देती है, जिससे सड़कों पर अकल्पनीय अराजकता फैल जाती है। आपूर्ति श्रृंखलाएं, जो दुनिया भर में सामान पहुंचाती थीं, टूट जाती है। दुनिया अब वैश्विक नहीं रहती। यह अलग थलग पड़े शहरों और कस्बों में बंट जाती है। पांचवां दिन था। चारों ओर अफरा तफरी और दहशत का माहौल छा गया था। अब सबको एहसास हो गया था कि यह संकट लंबा चलेगा। लोग दुकानों पर टूट पड़े थे। जो कुछ भी बचा खुचा सामान शेल्फों पर था, उसे खरीदने की होड़ लगी थी। लंबे समय तक चलने वाले खाद्य पदार्थ, पानी, बैटरियां, मोमबत्तियां, दवाइयां, सब कुछ ही घंटों में गायब हो गया। पास्ता के आखिरी पैकेट के लिए भी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। दुकान मालिक या तो अपनी दुकानें बंद कर रहे थे या फिर सुरक्षा गार्ड तैनात कर रहे थे। जो शेल्फ कल तक भरे पूरे थे, अब ऐसे दिख रहे थे जैसे उन पर कोई तूफान गुजर गया हो। ऐसे वक्त में ही इंसान की असली फितरत सामने आती है। कोई अपना आखिरी निवाला भी पड़ोसी से बांट रहा था, तो कोई एक डिब्बा बंद खाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार था। वह सामाजिक ताना बाना, जो हमें एक साथ बांधे रखता था, अब बिखरने लगा था। छठे दिन ऊर्जा संकट का आगाज होता है। आधुनिक बिजली ग्रिड जटिल और स्मार्ट सिस्टम होते हैं। ये लगातार अलग अलग पावर प्लांटों और उपभोक्ताओं के बीच लोड को संतुलित करते हैं। इंटरनेट द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण के बिना यह सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। कहीं ओवरलोड हो जाता है, तो कहीं बिजली की आपूर्ति कम हो जाती है। नतीजतन लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। पहले 1 घंटे के लिए, फिर कई घंटों के लिए शहर अंधेरे में डूबने लगते हैं। इसका असर हर चीज पर पड़ता है। फ्रिज, पानी के मोटर और अस्पताल के उपकरण चलना बंद कर देते हैं। बिजली का न होना सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह हमें 19वीं सदी में धकेल देता है। तो 1 हफ्ता बीत गया। 7वां दिन, रिमोट वर्क के युग का अंत। लाखों प्रोग्रामर, डिजाइनर, मैनेजर, एनालिस्ट, वो सब जो घर से काम कर रहे थे, रातों रात बेरोजगार हो गए। उनके पेशे का अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन ये तो बस हिमशैल का ऊपरी हिस्सा था। स्वचालित उपकरणों पर चलने वाली फैक्ट्रियां ठप पड़ रही हैं। जिन दफ्तरों का काम डेटाबेस और क्लाउड सर्विसेज पर टिका था, वो बंद हो रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही वित्तीय पंगुता के बाद कोमा में थी, अब क्लिनिकल डेथ की ओर आच रही है। दुनिया भर में अरबों लोगों के पास अब जीने का कोई जरिया नहीं रहा। 8वां दिन, चिकित्सा प्रणाली पूरी तरह से ठप्प पड़ गई है। आप अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिजिटल थे। उन्हें यह भी नहीं पता कि आपको किन दवाओं से एलर्जी है। आपकी जांच रिपोर्ट ऐसे सर्वर पर कैद है जिन तक पहुंच बनाना नामुमकिन है। फार्मेसियां नई दवाएं ऑर्डर नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे जटिल डायग्नोस्टिक उपकरण, जिन्हें अपडेट और कैलिब्रेशन के लिए लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती थी, अब महज बेकार पड़े लोहे के ढेर बन चुके हैं। डॉक्टरों को अब सिर्फ अपने अनुभव और पुरानी मेडिकल किताबों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। चिकित्सा 50 साल पीछे चली गई है। 9वां दिन है और हम कानून व्यवस्था को चरमराते हुए देख रहे हैं। पुलिस अपनी सबसे जरूरी चीज, तालमेल, खो रही है। वॉकी टॉकी भले ही कम दूरी पर काम कर रहे हों, लेकिन कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है। गश्ती दल अब नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, जो अपराधों को सुलझाने में मदद करते थे, अब निष्क्रिय हो गए हैं। अपराधियों का डेटाबेस
उंगलियों के निशान और डीएनए, ये सभी पहुंच से बाहर हो गए हैं। किसी भी शिकायत या बुलावे पर पुलिस की प्रतिक्रिया का समय कई गुना बढ़ गया है और कभी-कभी तो यही अनंत की ओर बढ़ रहा है। अपराध दर तेजी से बढ़ने लगी है। लूटपाट, डकैती और हिंसा, ये सब उन इलाकों में आम बात हो गई है जहां पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है। 10वें दिन एक कागजी दुनिया बनाने के लिए हताश प्रयास शुरू हो जाते हैं। सरकारें और सरकारी तंत्र कागजी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर लौटकर नियंत्रण फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लगभग नामुमकिन है। अभिलेखागार, संपत्ति के रिकॉर्ड, भू-नक्शे और पासपोर्ट की जानकारी, लगभग हर चीज का डिजिटलीकरण हो चुका था। अब किसी घर की मिल्कियत साबित करने के लिए आपको एक ऐसा कागजी दस्तावेज खोजना होगा जिसे आपने शायद 20 सालों से देखा ही न हो। कोई भी सरकारी सेवा एक ऐसे नौकरशाही जंजाल में बदल जाती है जो महीनों तक चल सकता है। दुनिया खोए हुए कागजात और अव्यवस्था के भंवर में डूब रही है। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। 12वां दिन आते आते समाज में एक गहरा विभाजन देखने को मिलता है। समाज अब 2 खेमों में बंट गया है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास नकदी, भोजन और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक था और जिन्होंने इस स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। वे फायदे में रहे और अब अपनी शर्तें थोप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग हैं जो तनख्वाह से तनख्वाह तक की जिंदगी जीते थे और पूरी तरह से डिजिटल दुनिया पर निर्भर थे। वे अब जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक काला बाजार भी पनप रहा है जहां एक रोटी के लिए सोने की अंगूठी मांगी जा सकती है और एक कैनिस्टर पेट्रोल के बदले आपकी पूरी जमा पूंजी चुकानी पड़ सकती है। पुराने सामाजिक ओहदे अब कोई मायने नहीं रखते। अब सिर्फ वही मायने रखता है जो आपके पास आज और अभी है। 14वां दिन जीवन का दायरा सिमटता जा रहा है। परिवहन ठप होने और यात्रा के खतरनाक हो जाने के कारण लोग अपने मोहल्लों या छोटे कस्बों तक ही सीमित हो गए हैं। दुनिया कुछ गलियों तक सिमट गई है। एक तरफ इससे पड़ोसियों के बीच के रिश्ते फिर से पनपने लगे हैं। लोग उन चेहरों को जानने लगे हैं जिन्हें वे पहले नजरअंदाज करते थे, मिलकर गश्त करते हैं और खाने पीने का सामान साझा करते हैं। लेकिन दूसरी ओर बाहरी लोगों के प्रति अविश्वास और दुश्मनी बढ़ती जा रही है। कोई भी अनजान चेहरा संभावित खतरा या दुर्लभ संसाधनों का प्रतिद्वंद्वी लगने लगता है। शहर अब कई छोटे, अलग-थलग और अक्सर एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले किले में बदल गए हैं। 16वें दिन एक अदृश्य लेकिन जानलेवा खतरा सामने आता है। जल आपूर्ति और सीवेज का संकट। हमें आदत हो गई है कि साफ पानी नल से आसानी से बहता रहता है, लेकिन इसके पीछे जटिल पंपिंग स्टेशनों और जल शोधन संयंत्रों की प्रणालियां हैं जिन्हें कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय नियंत्रण के बिना ये प्रणालियां खराब होने लगती हैं। पाइपों में पानी का दबाव कम हो जाता है। कुछ इलाकों में पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है। सीवेज प्रणालियां भी ठप पड़ जाती हैं, जिससे पानी के स्रोतों के प्रदूषण और बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा होता है। लोगों को मजबूरन पुराने कुओं का सहारा लेना पड़ता है या नदियों के पास जाना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा होता है। 18वां दिन हम ज्ञान की हानि का सामना कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, पिछले कुछ दशकों में मानव जाति द्वारा संचित सारी जानकारी जो क्लाउड में, सर्वर पर और डिजिटल पुस्तकालयों में संग्रहीत है, विकिपीडिया, वैज्ञानिक अभिलेखागार, गूगल स्कॉलर, शैक्षिक पाठ्यक्रम, ये सब गायब हो गए हैं। केवल वही ज्ञान बचा है जो लोगों के दिमाग में और पुरानी कागजी किताबों में सहेजा गया है। छात्र पढ़ नहीं सकते, वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर सकते, इंजीनियर जरूरी नक्शे नहीं ढूंढ सकते। यह सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, यह एक सामूहिक स्मृतिलोप है। हम अपनी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि, साझा ज्ञान तक पहुंच खोकर तेजी से मूर्ख बनते जा रहे हैं। 20वां दिन अब मानसिक टूटन शुरू हो गई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम 24 घंटे जुड़े रहने के आदी हैं।
लेकिन अब हम पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। न खबरें हैं, न दूर के रिश्तेदारों से बातचीत, न ही फिल्में, संगीत या खेलों जैसे हमारे रोजमर्रा के मनोरंजन। बचा है तो सिर्फ चिंता, एक रास्ता और डर। लोगों में संवेदी भूख बढ़ने लगी है। इससे सामूहिक डिप्रेशन, उदासीनता और बेवजह आक्रामकता के दौरे पडीडीएचने लगे हैं। लगातार उत्तेजना की आदि हमारी मानसिकता इस खामोशी और अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कई लोगों की आंतरिक दुनिया भी बाहरी दुनिया की तरह ही बिखरने लगी है। 22वां दिन। हमें विकास के दो स्पष्ट मार्ग दिख रहे हैं, स्व संगठन और अराजकता। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सामुदायिक संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है। वहां लोग स्वयं को संगठित करना शुरू कर रहे हैं। वे लुटेरों से अपनी रक्षा के लिए जन सुरक्षा दल बना रहे हैं। बचे हुए संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं और बच्चों के लिए अस्थायी विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। परंतु अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर विशाल महानगरों में, सत्ता का यह रिक्त स्थान गिरोहों द्वारा भर दिया गया है। वहां बल ही एकमात्र कानून बन जाता है। कमजोर और असहाय लोग उनकी क्रूरता के शिकार होते हैं। यह दुनिया अब व्यवस्था के छोटे छोटे द्वीपों और उन विशाल भूभागों के बीच एक पैबंद की तरह बिखर गई है, जो पूर्ण अराजकता में डूबे हुए हैं। 24वें दिन एक महामारी का खतरा उभरता है। कई कारण मिलकर बीमारियों के लिए एक घातक माहौल तैयार करते हैं। खराब सीवेज व्यवस्था के कारण फैली गंदगी, दूषित पानी, दवाओं की कमी, रोगों के शुरुआती चेतावनी तंत्र की कमी। कोई भी संक्रमण, चाहे वह हैजा हो या फ्लू, बहुत तेजी से फैल सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम उन खतरों के सामने बेबस हो जाते हैं जिनसे हमें लगा था कि हमने मध्य युग में ही निजात पा ली थी। बिना इंटरनेट की दुनिया में महामारी एक ऐसा परिदृश्य है जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। 26वां दिन। वैश्विक दुनिया अब धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में समा रही है। पहले जहां हम वास्तविक समय में जानते थे कि दुनिया के दूसरे छोर पर क्या हो रहा है, वहीं अब हमें यह भी नहीं पता कि पड़ोसी शहर में क्या चल रहा है। देशों के बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हर राष्ट्र, हर क्षेत्र अपनी समस्याओं से अकेला जूझ रहा है। विश्व राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसी अवधारणाएं अब अस्तित्वहीन हो गई हैं। दुनिया एक बार फिर विशाल और रहस्यमयी लगने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे महान भौगोलिक खोजों के युग में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम नई जमीनें नहीं खोज रहे, बल्कि पुरानी से भी अपना संपर्क खो रहे हैं। एक और महीना खत्म होने को है। आज 28वां दिन है। एक नई सामान्य जीवन शैली का उदय हो रहा है। मानव जाति में गजब की अनुकूलन क्षमता है। लोग इंटरनेट के बिना अपनी जीवन शैली को ढालना सीख रहे हैं। अब नई नहीं, बल्कि दशकों पहले की भूली बिसरी पुरानी नौकरियां फिर से सामने आ रही हैं। शहरों के बीच चिट्ठियां पहुंचाने वाले हरकारे, वे किस्सागो जो अफवाहें जमा करके उन्हें बाजार में सुनाते हैं, और पुरानी गैर डिजिटल मशीनों की मरम्मत करने वाले कारीगर, ये सब फिर से महत्वपूर्ण हो गए हैं। लोग जीवन की रफ्तार को धीमा करना सीख रहे हैं। वे अब आमने सामने की बातचीत और जीवन की साधारण चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। ये एक क्रूर, मुश्किल, लेकिन अपने आप में एक नया संसार है। मानवता बच तो रही है, लेकिन इस अस्तित्व की कीमत बहुत भारी है। और यह है 30वां दिन। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जरा सोचिए, अगर इस दिन अचानक चमत्कारिक ढंग से इंटरनेट फिर से चालू हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको लगता है सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस एक महीने में वह बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है और उस पर लोगों का भरोसा भी टूट चुका है। आपूर्ति श्रृंखलाएं बिखर चुकी है, जिन्हें फिर से जोड़ने में सालों लग जाएंगे। लाखों लोग भुखमरी, बीमारियों और हिंसा का शिकार हो चुके हैं। कई देश या तो कमजोर पड़ गए हैं या पूरी तरह टूटकर बिखर चुके हैं। भले ही तकनीकें लौट आइए, लेकिन क्या वो पुराना संसार लौट पाएगा? शायद नहीं। ये एक महीना सभ्यता के शरीर पर एक ऐसा गहरा जख्म बन गया है
जो ये दिखाएगा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। तो सिर्फ 30 दिनों में हम बेजोड़ सुविधा की दुनिया से अस्तित्व के मुहाने तक पहुंच गए। वित्त, लॉजिस्टिक्स, चिकित्सा और हमारे समाज की पूरी संरचना, सब कुछ इस अदृश्य जाल, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, पर निर्भर हो गया था। यह विचार प्रयोग ये साबित नहीं करता कि तकनीक खराब है, बल्कि यह हमारी पूर्ण निर्भरता और हमने जो व्यवस्था बनाई है, उसकी नाजुकता को उजागर करता है। हम हद से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए थे, यह भूलकर कि हम कितनी नाजुक डिजिटल नींव पर खड़े हैं। इस गंभीर लेकिन उम्मीद है कि शिक्षाप्रद यात्रा को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए प्रयोगों से न चूकें। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। आपके अनुसार अराजकता के शुरुआती दिनों में ऑनलाइन दुनिया की कौन सी चीज सबसे जरूरी होगी? सोशल मीडिया नहीं, बल्कि कुछ वाकई अहम। अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। आपकी राय जानना वाकई दिलचस्प होगा।